स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा है, उसके लिए आपको बहुत जल्दी रिवीजन करना है। तो कार्बन कंपाउंड्स को हम वन शॉट में समझ रहे हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और हम इसको समझते हैं। सबसे पहले आयनिक कंपाउंड्स, तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो आपका हाई होता है, और ये जो है मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। तो आप इसको नोट कर लें। अब आगे आते हैं। जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं ये कोवलेंट बॉन्ड के कारण से ये पुअर कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। तो एक बच्चों के मन में डाउट रहता है कि HCl क्या ये, तो एक बच्चों के मन में डाउट रहता है कि HCl क्या ये कोवलेंट कंपाउंड है या आयनिक कंपाउंड है। तो HCl जो बना होता है वो H प्लस और Cl माइनस से बना हुआ होता है। तो ये जो बना होता है जब नॉन मेटल से बना होता है तो ये कोवलेंट कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड नहीं होता है। हालांकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्योंकि ये आयन से बना हुआ होता है। आगे नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं। ये कुछ कंपाउंड्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, इनके फॉर्मूले। अब बात आगे करते हैं कि कार्बन C4 माइनस आयन बनाता है या C4 प्लस कैटायन बनाता है। तो C4 माइनस आयन यदि ये बनाएगा तो इसके लिए 6, क्योंकि न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होते हैं तो वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकता, तो इसलिए ये C4 माइनस आयन नहीं बनाता है। इसी प्रकार से यदि C4 प्लस आयन कैटायन बनाता है या नहीं बनाता है, तो क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए इसको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो ये C4 प्लस कैटायन भी नहीं बनाता। इसका मतलब यह है कि ये जो है ऐसा C4 एक ऐसा या कार्बन आपका ऐसा एलिमेंट है जो कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, जो म्यूचुअल शेयरिंग करता है। ना तो ये लॉस करेगा और ना ही ये गेन करेगा। आगे बात करते हैं। ये कुछ कंपाउंड्स हैं और इनका स्ट्रक्चर हम कैसे समझेंगे। तो हमको बस यही ध्यान रखना है कि किसी भी एलिमेंट की लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है वो उतने ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है कंप्लीट करने के लिए, तो ये सिंगल बॉन्ड बनाता है। ऐसे ही O2। अब O2 में ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन की लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो इसलिए डबल बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन, इसकी लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन की इसकी आवश्यकता है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। अब देखिए CH4 एक कंपाउंड है जो कि बायोगैस और नेचुरल गैस में प्रेजेंट होता है। इसको हम मार्सी गैस भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए CH4 का स्ट्रक्चर बनाया हमने। ये क्योंकि इसमें कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन, एक 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक हाइड्रोजन से शेयर करता है और ये CH4 बनाता है। अब अलॉट्रॉप्स ऑफ कार्बन करते हैं। तो अलॉट्रॉप्स ऑफ कार्बन, अलॉट्रॉप्स वो होते हैं जिनमें फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो डिफरेंट होती है और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। तो कार्बन के 3 अलॉट्रॉप्स होते हैं, एक डायमंड, एक ग्रेफाइट और एक फुलरीन C60। तो देखिए यहाँ पर हम ये देखते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है डायमंड का। तो ये जो है बहुत ही हार्ड होता है। ग्रेफाइट जो है वो हेक्सागोनल एरे स्ट्रक्चर बनाता है। ये सॉफ्ट होता है बट ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। एक C60 फुलरीन आपका होता है और ये जो है फुलरीन, ये 30 एलोट्रॉप होता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये इनमें थोड़ा प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ पर डायमंड ग्रेफाइट वेरी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ग्रेफाइट स्मूथ और स्लिपरी होता है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा जबकि और नॉन मेटल्स नहीं करते हैं। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। कार्बन जो है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, तो इसके 2 कारण हैं। एक है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी को की डेफिनेशंस को आप ध्यान में रख लेंगे। कार्बन में एक ऐसी एबिलिटी होती है जो अदर एटम के साथ लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाता है, और इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी करते हैं। कार्बन हैज ए यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म द बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। इसी प्रकार से एक प्रॉपर्टी और होती है इसमें, टेट्रावैलेंसी, क्योंकि इसकी में वैलेंस में इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये अदर एटम से भी लिंक हो सकते हैं। इसके अलावा सिलिकॉन जो है कुछ कंपाउंड्स बनाता है, लेकिन इसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। सिंस silicon forms compounds with the hydrogen with have chains up to 7 to 8, but these compound are very reactive। तो लेकिन कार्बन के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अधिक होता है, इसलिए स्टेबल बनाते हैं। इसलिए कार्बन जो है वो लार्जर नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। देखिए यहाँ पर भी इसको दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर सीन इन द कार्बन, दैट इज टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन। मतलब टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन के कारण से ये लार्जर नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। पूछा जाता है बोर्ड में कि वाई कार्बन फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, तो इसके 2 आंसर हो जाएंगे।
टेट्रावैलेंसी एंड कैटेनेशन। यदि बड़ा ही मार्क्स अधिक मार्क्स में आता है तो आप इसको डिटेल में लिख देंगे, जो कि पीछे डेफिनेशंस मैंने आपको दिखाई थी। अब ये C2H6 ये हाइड्रोकार्बन, तो इसमें जो है इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है। और अब आगे हम समझते हैं, ये डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा दिखाया गया है C2H4। तो इसमें जो है चेन, रिंग और ब्रांच, ये तीनों बनाते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम एल्केन को समझते हैं, तो एल्केन जो होता है वो CnH2n+2 ये फॉर्मूला होता है और इसकी साउंड होती है इन। ऐसी एल्कीन होता है, तो एल्कीन में जो होता है CnH2n ये फॉर्मूला होता है, इसकी साउंड होती है इन, डबल बॉन्ड लगा हुआ होता है। ऐसे ही CnH2n-2 ये आयन, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये तीन प्रकार के हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स बनाएंगे। पहला जो CnH2n+2 बताया मैंने आपको, वो आपका एल्केन है, और बाकी एल्कीन और एल्काइन, तो एक सैचुरेटेड और बाकी ये अनसैचुरेटेड। अब आगे बात करते हैं, ये देखिए ये सारे एल्केन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। मीथेन अगर एक कार्बन होगा तो मीथ, दो कार्बन है ईथ, तीन कार्बन है प्रोप, चार कार्बन है ब्यूट, पांच कार्बन पेंट, छह कार्बन हेक्स। इसी प्रकार से सात कार्बन है तो हेप्ट होगा, आठ कार्बन तो ऑक्ट, नौ कार्बन होंगे तो नॉन, और 10 कार्बन होंगे तो डेक। अब ये कुछ स्ट्रक्चर आपके और दिखाए गए हैं। ये तो ये आपका देखिए नॉर्मल चेन है, ये ब्रांच्ड हो गया C4H10। अब ये C4H10, तो देखिए C4 मतलब 4 टू जा 8 टू 10, तो ये कौन सा हो गया, एल्केन। ये हो गया एल्केन, फॉर्मूला CnH2n+2, ये एल्केन +2। अब ये जो है आपका, ये रिंग फॉर्म में है। जब ऐसा वर्ड आएगा, तो जब रिंग फॉर्म में हो तो हम यूज करेंगे साइक्लो। यदि सिंगल बॉन्ड है तो हम साइक्लो हम बोलेंगे। जैसे अगर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है तो हम पढ़ेंगे इसको साइक्लोहेक्सेन। अगर 4 कार्बन होगा तो हम पढ़ेंगे साइक्लोब्यूटेन। ये बेंजीन, ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, बेंजीन। तो बेंजीन में हम कैसे बनाते हैं, तो पहले हम 6 कार्बन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें क्या करना है हमको, एक छोड़कर एक अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा देना है, और हर हाइड्रोजन एटम कार्बन से हाइड्रोजन को अटैच कर देना है। तो ये हो गया C6H6 बेंजीन। अब देखिए हेट्रोएटम। हेट्रोएटम क्या है, द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन रेफर्स एट हेट्रोएटम, उसको हेट्रोएटम कहते हैं। तो कौन कौन से हेट्रोएटम हैं, देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, ये हेट्रोएटम्स। कुछ ग्रुप हैं, फंक्शन ग्रुप, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके, तो इनको तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है। अब आगे बात करते हैं होमोलोगस स्टीज, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो होमोलोगस स्टीज क्या है, जिसका सेम फंक्शनल ग्रुप हो, सेम फंक्शनल ग्रुप, जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, सिमिलर स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हो, उसको कहते हैं होमोलोगस सीरीज। और ये जो है मतलब जो भी कंपाउंड ऐसे होंगे जिनमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, सिमिलर स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, तो वो जो कंपाउंड्स बनाएंगे वो होमोलोगस कंपाउंड कहलाएंगे, और ये जो सीरीज कहलाएगी होमोलोगस सीरीज कहलाएगी। अब बात करते हैं कि इनमें डिफरेंसेस या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने बताया, सबसे पहले प्रॉपर्टी होगी सेम फंक्शन ग्रुप होगा। दूसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी कैरेक्टरिस्टिक, सिमिलर स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा। तीसरी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। चौथा, इसमें देखिए CH2 का डिफरेंस है, ये CH2 डिफरेंस। और चौथा है 14U, प्रत्येक कंसेक्यूटिव मेंबर के बीच में 14U का डिफरेंस होगा मास का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह से कर लें। अब बात आती है कि जैसे जैसे ये कंपाउंड्स आगे बढ़ते हैं, तो होमोलोगस सीरीज में क्या होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसका जो होगा बढ़ेगा, जैसे हम बढ़ते जाएंगे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, और सॉलिडिटी जो होगी इसकी डिक्रीज हो जाएगी। इसको भी बहुत अच्छी तरह याद कर लें, क्वेश्चन ये बोर्ड में आया हुआ है। IUPAC, IUPAC कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसके आधार पर हम इसके लिए अलग से हम वीडियो बनाएंगे। IUPAC कुछ चीज़ें बता देते हैं फिर भी इसमें। एक इसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को चुनते हैं, फिर जो है फंक्शनल ग्रुप को मेन प्रेफरेंस देते हैं, और यहाँ जो है सफिक्स नेम में जैसे कुछ कंपाउंड हैं आपको अभी पीछे बताए थे, उनकी हमें साउंड को हम यूज करना है।
ये देखिए कुछ कंपाउंड्स आपको दे रखे हैं, क्लोरोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन, 3 कार्बन है तो आपका प्रोप, और ये Cl है तो क्लोरोप्रोपेन। ऐसे ही देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 3 कार्बन का प्रोप, और OH की साउंड होती है ऑल, तो प्रोपेनॉल। ऐसे ही आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे CHO, तो इसकी अल होती है 3 कार्बन प्रोपेनल, COO की ओन होती है प्रोपेनोन, COOH की ओइक एसिड होती है तो प्रोपेनोइक एसिड। डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो प्रोपीन, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो प्रोपाइन। ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप टेस्ट में क्वेश्चन जरूर कर लें। अब आता है कंबशन। तो कंबशन बहुत इजीली हम इसको कर सकते हैं। कंबशन में क्या है, कोई भी कंपाउंड यदि उसकी हम ऑक्सीजन, उसको यदि हम कंबशन करेंगे तो हमेशा CO2 और H2O बनेगा, और हीट एंड लाइट एनर्जी। कोई भी हाइड्रोकार्बन जैसे CH4, C2H6 एल्कोहल है, कोई भी कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, तो यदि हम उसको उसका कंबशन करेंगे तो देखिए CO2 प्लस H2O प्लस हीट एनर्जी। तो आपको ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है, बस सिंपली ये ध्यान रखना है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वाटर बनेगा और एनर्जी इसमें रिलीज होगी। अब देखिए ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो येलो फ्लेम से जलते हैं और लॉट ऑफ स्मोक देते हैं, जबकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो क्लीन ब्लू फ्लेम के द्वारा जलते हैं। नीचे लगे हुए हैं, इसको हाईलाइटेड किया है, अब इसको अंडरलाइन किया है, इसको अच्छी तरह से और पढ़ लें। ये आप इसको पढ़ लें आप, कि बॉटम में हम देखते हैं कुकिंग वेसल्स में ब्लैक एंड हो जाते हैं, तो इनकम्प्लीट कंबशन के कारण से ऐसा होता है। ऑक्सीडेशन मोस्ट इंपोर्टेंट। ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडेशन आपका आता है कि जब हम एल्कोहल का, यहाँ रिएक्शन है, देखिए एल्कोहल को यदि एल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2 7 की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये जो है CH3COOH इथोनिक एसिड बनाता है, और इसमें जो है पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम ट्राइक्रोमेट ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से वर्क करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं और इट सेल्फ रिड्यूस हो जाए, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इसको आप अच्छी तरह से कर लें। ये भी आपका एडिशन रिएक्शंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एडिशन में क्या होता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकेल। मतलब दोज कंपाउंड या दोज रिएक्शन विच गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दिस रिएक्शन इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। और यदि इसमें हाइड्रोजन का ऐड हो रहा हो तो हम इसे कहेंगे हाइड्रोनेशन रिएक्शन, और इसका बहुत ही ज्यादा उपयोग है। इसका आता है कि भाई हाइड्रोनेशन रिएक्शंस का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बताइए, तो ये जो है वनस्पति ऑयल से वनस्पति घी देता है, वेजिटेबल ऑयल टू वेजिटेबल घी, हाइड्रोनेशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होता है, इसमें एलिमेंट जो होता है दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करके सब्स्टिट्यूट करता है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाती हैं। तो जैसे ये देखिए यहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शंस कराई गई हैं, और यहाँ पर जो है क्लोरीन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेता है और CH3Cl बनाता है मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, तो इसको आप अच्छी तरह से कर लेंगे। ये कुछ हैं, कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। इथेनॉल की बात करते हैं, तो इथेनॉल एक कलरलेस, मतलब C2H5OH एक कलरलेस सब्सटेंस होता है, और ये ड्रिंक के फॉर्म में और मेडिसिन के फॉर्म में भी यूज होता है। टिंचर आयोडीन, कफ सिरप, मेंटोनिक्स में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी ज़्यादा क्वांटिटी जो है हमें नुकसान पहुंचा सकती है। अब देखिए इसकी रिएक्शंस क्या हैं। तो रिएक्शन जो है सोडियम से रिएक्शंस, यदि ये सोडियम से रिएक्शन बनाता है तो एल्कोहल की यदि सोडियम से रिएक्शन करेंगे तो सोडियम एथॉक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस जो होगी वो इवॉल्व होगी। ये रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बोर्ड में ये पूछा गया है कि एल्कोहल को यदि हम कंसिडर H2SO4 और 443 केल्विन इस पर यदि हम हीट करते हैं तो ये ईथीन बनाता है। इसके हम वर्ड प्रॉब्लम्स, इसमें कई प्रकार से प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं। इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि कंपाउंड है C2H6O जो कि 443 केल्विन पर इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 की प्रेजेंस में ये इथीन देता है, तो वो ए कंपाउंड क्या है, तो ए कंपाउंड हो गया C2H5OH। अब बात करते हैं इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड जिसका ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप से बिलोंग करता है, यदि 5 to 8% ये हो आपका एसिटिक एसिड तो हम इसे विनेगर कहते हैं, और 100% यदि ये प्योर है तो हम इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं, क्योंकि ये ड्यूरिंग द विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट्स ये
ग्लेशियर की तरह से दिखाई देता है, इसलिए हम इसको ग्लेशियल एसिड कहते हैं यदि ये 100% हो प्योर, और 5 to 8% होगा तो ये विनेगर कहलाएगा। अब जैसे ये यहाँ पर कंपाउंड्स हैं, तो आगे बात करते हैं। These groups are organic compounds of organic compounds called carboxylic acid। तो ये जितने भी जिसमें भी COOH आ रहा होगा वो सारे कार्बोक्सिलिक कंपाउंड कहलाएंगे। अच्छा, ये जो हैं जैसे कि जो मिनरल्स होते हैं, अनलाइक मिनरल एसिड लाइक HCl, तो HCl जो होता है वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो वीक एसिड में आता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ये एसिडिफिकेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एसिडिफिकेशन क्या है? तो जब एसिटिक एसिड की अल्कोहल से रिएक्शंस करते हैं, जब भी एसिटिक एसिड की अल्कोहल से रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा आपका एस्टर और वाटर निकलेगा। इसकी हम एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शंस कराते हैं, और जब ये भी आपका बनेगा CH3COO अब ये बनेगा कैसे? देखिए, CH3COO H में से तो जाएगा आपका H, और C2H5OH में से जाएगा आपका OH। ये फिर से बताते हैं, CH3COO H का H प्लस C2H5OH का OH, तो ये दोनों मिला के बना लेंगे वाटर, और आपका बन जाएगा CH3COO और वाटर इसमें से निकलेगा। तो ये जो है ये एसिडिफिकेशन रिएक्शंस कहलाती है। और एसिडिफिकेशन हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? और ये जो है फ्रूटी स्मेल, एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस, तो ये अल्कोहल और एसिड के टेस्ट में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अल्कोहल दे रखा है, और अल्कोहल जब आपको दे रखा है तो आपको पहचानना है कि ये अल्कोहल है या नहीं, तो हम इसमें क्या कर देंगे, CH3COOH को हम मिला देंगे। यदि इसमें फ्रूट जैसी स्मेल आने लगे तो ये अल्कोहल होगा। इसी प्रकार से CH3COOH की भी पहचान करनी है हमको, अगर कि इसमें CH3COOH है या नहीं है, तो हम इसमें अल्कोहल डाल देंगे, और इसमें फ्रूट जैसी स्मेल आने लगी तो ये आपका CH3COOH होगा। अब इसका जस्ट अपोजिट है सोपोनिफिकेशन। सोपोनिफिकेशन तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, जैसे यहाँ एसिड की प्रेजेंस में था, इसी प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में एस्टर, यही एस्टर फिर से एसिटिक एसिड और अल्कोहल बना ले, तो ये सोपोनिफिकेशन रिएक्शंस कहलाती है। तो इसको देखिए, ये सोपोनिफिकेशन ये रिएक्शन है, ये प्रिपरेशन ऑफ सोप्स में यूज किया जाता है। सोप जो होते हैं सोडियम एंड पोटेशियम के साल्ट होते हैं लॉन्ग कार्बोक्सिलिक चेन। तो ये देखिए आगे, ये आपकी सोपोनिफिकेशन रिएक्शन है, ये सोपोनिफिकेशन रिएक्शन है। अब आगे बात करते हैं इसकी बेस के साथ रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो CH3COOH की NOH से रिएक्शंस करेंगे, तो देखिए CH3COO और इससे आपका Na, तो ये बना लेता है CH3COONA, और इसका OH NaOH का और CH3COOH का H, ये बना लेता है वाटर। मीन्स यहाँ देखिए, NaOH का OH और CH3COOH का H, तो ये दोनों तो बना लेते हैं आपके वाटर, और आपका बनता है CH3COO और Na। देखिए, तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है। अब कार्बोनेट टेस्ट, ये कार्बोनेट टेस्ट अल्कोहल में करेंगे तो कुछ नहीं होगा। मान लीजिए अल्कोहल आपके पास गिवन है, और आप अल्कोहल में इसको डालेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि आप इसको एसिटिक एसिड में डालेंगे तो आपका H2O CO2 CO2 गैस इवॉल्व होगी, ये इसकी पहचान है। अगर आपको डिफरेंस करना है अल्कोहल और एसिड में, तो ये कार्बोनेट टेस्ट है। यदि अल्कोहल में CO2 डालोगे तो नो चेंज अल्कोहल में, और जबकि एसिटिक एसिड में इसको डालेंगे तो क्या बनेगा, H2O CO2 गैस जो होगी वो इवॉल्व होगी। अब ये आ गया माइसेल्स।
माइसेल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, माइसेल्स। माइसेल्स, अब माइसेल्स में क्या है माइसेल्स? तो जैसे सोप होते हैं, जैसे कि अभी मैंने पिछले बताया था, सोप क्या होते हैं? सोप ऑफ द सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो माइसेल्स कैसे बनते हैं? देखो, माइसेल्स में के लिए सोप के दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है आयनिक एंड और एक होता है कार्बोक्सिलिक। अब इनमें जो आयनिक एंड होता है, आयनिक एंड जो होता है कि यहाँ पर हम देखिए, आयनिक एंड जो होता है, आयनिक एंड, आयनिक एंड जो होता है वो आपका हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग होता है। और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है आपका, ये हाइड्रोफोबिक होता है। फोबिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग, जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए वो हाइड्रोफिलिक है, और जो ऑयल और डर्ट में डिसॉल्व हो वो हाइड्रोफोबिक है। तो इसमें जो है माइसेल्स फॉर्मेशन जो है वो इस प्रकार से होता है कि जब हम इसको मिलाते हैं तो इसमें आपका क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स है आपका हाइड्रोफिलिक एंड का, तो इसमें वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल्स टुवर्ड ऑयल ड्रॉपलेट व्हाइल आयनिक एंड फेस आउटसाइड। तो ये दिस फॉर्म द इमल्सन इन द वाटर। तो जो माइसेल्स बनेगा, माइसेल्स कैसे बनेगा? इसमें जो डर्ट होगी वो आपकी डिसॉल्व हो जाएगी, जो डर्ट है या ऑयली नेचर है वो तो लॉन्ग कार्बोक्सिलिक चेन में डिसॉल्व हो जाएगा, और जो आयनिक एंड है वो वाटर में, और यही आपका माइसेल्स बनाएगा। अब आगे आते हैं। अब देखिए, ये तो था माइसेल्स किया, अब वर्क कैसे करता है ये? तो वर्क कैसे करेगा इसमें? देखिए, ये यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये ऑयल और डर्ट है। अब हमने इसमें सोप का यूज किया है। सोप का यूज करने पर देखिए यहाँ पर ये दो एंड दिखाई दे रहे हैं, एक हाइड्रोफिलिक एंड है और एक हाइड्रोफोबिक एंड है। तो हाइड्रोफोबिक एंड जो है वो ऑयल और डर्ट की तरफ इंडिकेटेड हो रहा है, और हाइड्रोफिलिक एंड जो है वो दूसरी साइड इंडिकेट है। अब क्या होगा, इस पर ये फोर्स लगाएगा, जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, वो हाइड्रोफोबिक एंड को अपनी तरफ खींचेगा, और हाइड्रोफोबिक एंड जो है वो ऑयल और डर्ट को उससे बाहर निकालेगा। तो इस प्रकार से क्लीनिंग एक्शन जो होता है इस माइसेल्स फॉर्मेशन के द्वारा होता है। ये स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा आप इसको देख सकते हैं, और इस प्रकार से देखिए ये आपको पूरा बना के आना है। आगे बात करते हैं डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स जो होते हैं जनरली सोडियम साल्ट, सल्फोनिक एसिड या अमोनियम साल्ट्स होते हैं। तो डिटर्जेंट और सोप में क्या डिफरेंस है? तो देखो, डिटर्जेंट जो होते हैं वो हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर दोनों में आपका जो है लेदर प्रोड्यूस करेंगे और क्लीनिंग एक्शन देंगे, जबकि सोप जो होता है वो हार्ड वाटर में क्लीनिंग एक्शन बेटर नहीं दे पाता है। उसका कारण क्या होता है? क्योंकि हार्ड वाटर के अंदर जो होते हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होने के कारण से ये जो है इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाता है सोप के अंदर, लेकिन डिटर्जेंट में ऐसा नहीं हो पाता है, वहाँ इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं बन पाता है। इसलिए डिटर्जेंट में जो है वो बेटर क्लीनिंग एक्शन देता है इन कंपेरिजन ऑफ सोप। तो सोप को हार्ड वाटर में हम यूज़ नहीं करेंगे और डिटर्जेंट को हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक डिफरेंस हो गया, सोप जो होगा वो हार्ड वाटर में यूज़ नहीं कर पाएंगे, और डिटर्जेंट हार्ड वाटर एज वेल एज सॉफ्ट वाटर दोनों में यूज़ कर सकते हैं। सोप जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, जबकि डिटर्जेंट जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं। सोप जो है वो हार्ड वाटर में स्कम बनाते हैं, डिटर्जेंट हार्ड वाटर में स्कम फॉर्मेशन नहीं बनाते हैं। सोप जो होते हैं वो सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट के लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, जबकि डिटर्जेंट जो होते हैं वो अमोनियम सल्फोनेट साल्ट के कंपाउंड्स होते हैं। तो इसमें यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, हम उसको आपको सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।